सभी को प्रणाम। डे 20 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत आज टाइटल है वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव। इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गर्भिणी की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन गर्भिणी को भी अनावश्यक इच्छा नहीं करनी चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य पर और उसके गर्भस्थ बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़े। और घर के लोगों को मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि गर्भिणी को हर्षोल्लासित रखे, उसके सामने घर के वातावरण जो है उल्लासित माहौल रखे, ताकि ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो कि बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आगे देखते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो दो प्रभावों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है, वह क्या है और जो कुछ है वह कैसे बना है, इसके लिए दो बातें उत्तरदायी थे। एक तो प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें वह जन्म से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त करता है। वंशानुक्रम में उन गुणों या विशेषताओं का समावेश है जो हमें अपने माता पिता तथा पूर्वजों द्वारा जन्म से प्राप्त होते हैं। इन्हें लेकर ही हम जन्म लेते हैं। वास्तव में हमारा जन्म ही वंशानुक्रम द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक व्यक्ति का पालन पोषण तथा विकास प्रारंभ से ही किसी विशेष वातावरण में होता है। वातावरण से ही उन परिस्थितियों और प्रभावों को समझा जा सकता है जो जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ होकर जीवन भर हमारे चारों ओर रहते हैं और जो हमारी क्रियाओं पर निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं। यह बताया जा रहा है कि वंशानुक्रम जेनेटिक तथा वातावरण का प्रभाव, जो भी एटमॉस्फेयर होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे सामने जो वातावरण बनता है, एटमॉस्फेयर तो मौसम से रिलेटेड हो गया। वातावरण में से जो घर के मतलब हमारे जो घर के वातावरण हुए, परिवार के वातावरण हुए, समाज के वातावरण हुए, राष्ट्र के वातावरण हुए, उससे हम प्रभावित होते हैं। कैसे कि जो भी वहाँ का जो विचार होते हैं, वहाँ की जो संस्कृति होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं, देखते हैं परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन इसके लिए दो बातें क्या उत्तरदायी है। वंशानुक्रम जो जेनेटिक रूप से हम अपने माता पिता से गुण के रूप में प्राप्त करते हैं, और इसके ये आंतरिक हो गया। इसके अलावा जो बाह्य कारण होते हैं तो वातावरण होते हैं, तो उसका जैसा वातावरण होता है वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। एक कहानी हम सबको याद होगा, एक शेर के बच्चा भेड़ के टोलियों में, भेड़ की झुंड में रहता था। वो वंशानुक्रम अगर देखा जाए जेनेटिक रूप से तो वो शेर था, उसकी मूल पहचान तो वो शेर के बच्चे का था। लेकिन जब वो भेड़ के बच्चे के झुंड में रह रहा था तो भेड़ के बच्चों के जैसा ही वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ा। भेड़ के बच्चों की तरह ही वो सारी एक्टिविटी उसकी होने लग गई। वो उन परिस्थितियों को जीने लगा जो भेड़ के बच्चे जीते थे। वो उन्हीं के साथ पानी पीता था, उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के साथ अटखेलियाँ करता था। यानी पूरी तरह से उसकी जो बाह्य जीवन थी वो भेड़ की झुंड वाले जो वातावरण थे बच्चे के, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ा। तो इन परिस्थितियों और प्रभाव से क्या होता है कि एक जन्म से पूर्व से क्या था, उसका संस्कार शेर का था, लेकिन जो उसने जो जीवन जीना शुरू किया, उसके जीवन के विकास क्रम आगे चले तो उसके चारों ओर वातावरण क्या थे, भेड़ के बच्चे की तरह थे। तो इसी तरह उनके क्रियाकलापों को सीखने लग गया क्योंकि भेड़ के बच्चे की भीड़ में वो रह रहा था। तो इस तरह मतलब बाहरी वातावरण का भी जो क्रियाएं होती है उसका निरंतर प्रभाव डालते हैं। तो इससे क्या होता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, लेकिन उसका वातावरण का एक बहुत बड़ा इसमें यहाँ रोल होता है कि वो उसको क्रिएट करने में, उसको उत्थान करने में, उसको जागृत करने में वातावरण बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय हम देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, दबे कुचले रहते हैं, लेकिन जब वातावरण उन्हें मिल जाता है, उस तरह की संगति मिल जाती है, उस तरह की उनके सामने परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उनके ही अंदर की उनकी शक्ति जागृत होती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कभी किसी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन उनको वातावरण नहीं मिलता, उनके अवसर नहीं मिलते, उनको मौका नहीं मिलते, उनको वैसी संगति नहीं मिलती है, तो उनके खुद के जो गुण होते हैं वो उसको भूल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर हम बड़े मतलब व्यापक दृष्टि से देखें तो अभी हम मनुष्य जो हैं बिल्कुल उलट गए हैं। हमारे जो गुण हैं अंदर के आत्मभाव वाले, वो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम भौतिक चकाचौंध में, भौतिक दुनिया में इतनी मतलब लीन होते चले जा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा से भी संवाद नहीं कर पाते। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें परमात्मा ने बनाया है, सृष्टिकर्ता ने हमें क्या क्या दिया है, उनको भी थैंक्स बोलने का हमारे पास समय नहीं होता है। तो किसका प्रभाव है, कलयुगी वातावरण का प्रभाव है। कलयुग में क्या है, लोभ लालच, महत्वाकांक्षाएं, अनावश्यक मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आदमी अपनी स्वार्थ में
सब कुछ को मेन मानवता को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। ये सोचने के पास किसी के पास समय नहीं है कि जो वातावरण बन रहा है वो वातावरण बनाने के पीछे हमारी भी कितनी बड़ी रणनीति है, कितनी बड़ी हमारी मतलब इसको कह सकते हैं हमारी भी भूमिका इसमें है। इस वातावरण को हम कैसे इसमें उबड़ सकते हैं, अपनी मनुष्यत्व को पहचान सकते हैं, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका क्या है, कलयुगी वातावरण का प्रभाव पर है। सबकी आसुरी प्रवृत्तियां हावी है, क्रोध है, आवेश है। ऐसा नहीं है कि हर जन्म में राक्षस ही आएंगे और रावण ही आएंगे। क्रोध आवेश रूपी जो भी लोभ लालच द्वेष राग जो भी है, ये सब एक राक्षस का ही, राक्षसी प्रवृत्तियां का ही रूप है। राक्षस कोई ऐसे कोई मतलब रूप रेखा उसकी नहीं है। रूप रेखा अगर है तो वो हमारी ऐसी वृत्तियों में ही है कि आदमी इतनी मतलब इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपना खुद मूल का पहचान नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि उल्टे को उलट देना है। यानी मनुष्य जो है अपना खुद अस्तित्व को नहीं पहचान रहा है, अपना व्यक्तित्व को नहीं पहचान रहा है, अपने मूल को नहीं पहचान रहा है और उलट गया है। बस यही जो उलट गया है इसको सीधा कर देना है। उल्टे को उलट देंगे तो फिर वो सीधा हो जाएगा, तो मनुष्य जान जाएगा कि वो वंशानुक्रम उसका क्या है। यानी मूल से अगर हम देखें तो मनुष्य रूप में, वंश के रूप में देखें तो हमारी मूल पहचान क्या है, मानवता, नैतिकता, आत्मभाव में रहना। तो हम क्या है, शरीर भाव में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपनी मूल पहचान नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हम अपनी आने वाली संतति की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे। जब हम अपनी ही पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य को भी नहीं जान रहे, अपने उत्तरदायित्व को भी नहीं जान रहे, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो संतति की ओर भी हमारे ध्यान नहीं जा रहा है। आज प्रायः देखते हैं एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं। एक्सीडेंटल बच्चे होंगे तो क्या होगा, वो उस तरह के वो गढ़े नहीं जाएंगे जिस तरह की उनकी सांचा में ढालने की मतलब होने चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए गर्भाधान संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार, पुंसवन संस्कार की महत्व रही है हमारे 16 संस्कारों में और अभी भी है और इसकी अब ज़रूरत है। इसलिए हम लोग इसको आज स्वाध्याय कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे से भिन्न होती है। एक व्यक्ति का वंशानुक्रम दूसरे के वंशानुक्रम से सर्वथा भिन्न होता है। उसी प्रकार उसका वातावरण ही सभी से अलग है। इन्हीं दोनों की विभिन्नता के कारण सभी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति की प्रत्येक विशेषता उसके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा ही प्रभावित रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि वंशानुक्रम ही सब कुछ है। एक व्यक्ति में जितनी विशेषताएं हैं, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में जितनी भी क्रियाएं उसकी होती है, वे सभी वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त है। उनका विचार है कि बालक जो कुछ भी अपने वंशानुक्रम से पाता है, उसी के सहारे वह जीवन में सामंजस्य रखता है। वातावरण द्वारा उसमें कोई सुधार नहीं ला जा सकता। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि वातावरण ही सब कुछ है। बालक के विकास की संभावनाएं असीम है और पर्याप्त सुविधाएं पाने पर प्रत्येक व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है, जिस प्रकार अन्य लोग पहुंचे, चाहे उसका वंशानुक्रम कैसा भी हो। देखिए, इसमें वही बातें आ रही है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वंशानुक्रम तो है ही, लेकिन वातावरण का भी उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वातावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी ऐसी जेनेटिक प्रक्रिया होती है उससे वो प्रभावित होता है। लेकिन दोनों की यहाँ पे सामंजस्य की ज़रूरत होती है। अगर वातावरण में सुधार नहीं लाया जाएगा तो उसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि वो विकास की संभावनाएं असीम होती है, वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर दोनों का महत्व है। चाहे वो अगर वातावरण अगर उसको सटीक मिल जाए, वातावरण उसको मतलब सभ्य मिल जाए, तो एक व्यक्ति एकदम बिगड़ा हुआ भी होता है तो वंशानुक्रम के अनुसार से तब भी उसमें वो सुधार हो जाती है। जैसे अंगुलीमाल हो गए, अम्बपाली हो गए, ये लोग क्या थी, इन लोग का वंशानुक्रम क्या चला आ रहा था, जीवन क्या चला आ रहा था, व्यभिचार वाला, चोरी डकैती वाला। लेकिन वातावरण बुद्ध का पड़ा तो कैसे वो लोग देखिए कितने शिखर पे पहुंच गए। इसलिए वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है संगति के। इसलिए सत्संग का जीवन में काफ़ी महत्व होता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि वंशानुक्रम अथवा वातावरण में दोनों में से कोई भी अलग होकर कोई महत्व नहीं रखता। जिस प्रकार किसी लेखक ने लिखा है कि आज की राजनीति आने वाले कल का इतिहास है और कल का इतिहास आज की राजनीति है, इन दोनों को अलग करना वैसा ही है जैसे सिक्के के दो पहलुओं को अलग करने की चेष्टा करना। वे चाहे कितने पतले क्यों ना काटे जाए, उनमें से दो पहलू हो ही जाएंगे। प्रत्येक बालक इन दोनों के द्वारा ही प्रभावित होता है। दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया से बालक का निर्माण होता है। अतः हमें इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। बालक के विकास में मुख्य वंशानुक्रम निम्नलिखित समझे जाते हैं। पहला, उसकी शारीरिक बनावट, जिसमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त नाड़ी मंडल, अंतःस्रावी पिंड भी सम्मिलित होते हैं। दूसरा, आयु। तीसरा, लिंग और चौथा, बुद्धि। तो इस प्रकार
देखा जाए तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कल के राजनीति आज की इतिहास है और आज की इतिहास जो है कल की राजनीति आज की इतिहास है, और कल का जो इतिहास जो था वो आगे आने वाले आज का जो इतिहास है आगे आने वाले इतिहास के राजनीतिक इतिहास बनेंगे। तो ऐसा अगर हम देखा जाए तो दोनों पहलुओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह बालक की जो नव निर्माण होते हैं तो उसके जेनेटिक प्रभाव तो पड़ते ही हैं, साथ में उसके वातावरण का भी काफ़ी विशेष महत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का माहौल, परिवार का माहौल, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सब जो है एक सभ्य होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, ताकि आने वाले गर्भस्थ बालक पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस तरह हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण में हम देख लें कि हमारी भूमिका कहाँ सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने भूमिका को हम समझें और उसको उत्तरदायित्व की तरह निभाएं, और आने वाले संतति के गढ़ने में जो मुख्य रूप से हम कर सकते हैं उससे कोताही ना बरते, उससे मुंह ना चुराएं, उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन ना ले, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाले जो समय होगा वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। फिर कल हम लोग शारीरिक बनावट के रूप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।